तो कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी और रहस्यमयी माइन से। यहाँ हमें बहुत सारे माइनर्स दिखाए जाते हैं जो अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेकर ज़मीन के नीचे खुदाई कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी उनमें से एक माइनर को अचानक दीवार के पीछे से दूसरी माइन दिखती है। शुरुआत में सभी इसे लेकर एक्साइटेड होते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक कहता है सावधान रहना, हो सकता है इसके पीछे जहरीली गैस हो। और सच में उनके पास जो छोटा सा केंद्रीय वर्ड था वह मर चुका था, यानी वहाँ जहरीली गैस मौजूद थी। अब चेक करने के लिए वो लोग एक आदमी को अंदर भेजते हैं। वह धीरे धीरे टॉर्च लेकर अंधेरे में जाता है। सब लोग बाहर खामोशी से इंतजार करते हैं। कुछ पल बाद वो आदमी चिल्लाता है, गैस नहीं है, अंदर रास्ता साफ है। लेकिन तभी उसकी टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ती है और उसे वहाँ एक हाथ दिखाई देता है। दोस्तों, ये कोई आम इंसानी हाथ नहीं था। उसकी उंगलियां अजीब तरह से लंबी और नुकीली थी। ये देखकर वो आदमी डर के मारे पीछे हटने लगता है और भागने लगता है। पूरी गुफा में धमाका हो जाता है। चारों तरफ धूल, पत्थर और चीखें गूंजने लगती और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है साल 1956 मोरक्को से। यहाँ हमें कहानी का असली हीरो आमिर दिखाया जाता है। वह अपने एक दोस्त के साथ काम की तलाश में आया था। सामने खड़ा आदमी मजदूरों को फ्रांस की माइनिंग कंपनी में भेजने के लिए सेलेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पहले से ही सैकड़ों कैंडिडेट लाइन में खड़े थे। वो आदमी सभी का टेस्ट लेता है। जिनकी बॉडी स्ट्रांग होती है उन्हें ग्रीन स्टैंप लगा देता है और जो कमज़ोर होते हैं उन्हें रेड स्टैंप लगाकर रिजेक्ट कर देता है। आमिर भी टेस्ट में पास नहीं हो पाता और उसके हाथ पर रेड स्टैंप लगा दिया जाता है। दोस्तों, आमिर को पैसे की बहुत ज़रूरत थी। उसने हार मानने के बजाय खुद ही अपने ऊपर ग्रीन स्टैंप लगा लिया। उसकी ये हिम्मत देखकर वो आदमी मुस्कुरा देता है और आमिर को सेलेक्ट कर लेता है। इसके बाद सभी सेलेक्टेड मजदूरों को एक बस में बैठाकर फ्रांस की माइनिंग कंपनी में भेज दिया जाता है। इसी दौरान एक और एंट्री होती है प्रोफेसर वर्थर की। वह इस माइनिंग कंपनी के मालिक फाजिर से मिलने आता है। वह उससे कहता है, मुझे डेविल आइलैंड जाना है, वहाँ से कुछ सैंपल्स इकट्ठा करने हैं। पहले तो फाजिर माना कर देता है, लेकिन जब प्रोफेसर जिद करता है और ढेर सारा पैसा ऑफर करता है तो फाजिर मान जाता है। तभी अचानक अलार्म बजता है और कुछ लोग माइन से एक घायल मजदूर को बाहर लाते हैं, लेकिन उसके साथ काम कर रहा रोलैंड नाम का मजदूर कहीं नजर नहीं आता। थोड़ी देर बाद खबर मिलती है कि रोलैंड ने बहादुरी से उस आदमी को बचाने की कोशिश की थी। ये सुनकर प्रोफेसर उसकी हिम्मत से बहुत प्रभावित होता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब सीन कट होता है आमिर पर। वह फ्रांस की कंपनी में आ चुका था। यहाँ उसकी मुलाकात दो मजदूरों सेंटनी और पोलो से होती। वे दोनों उसे माइनिंग के कपड़े देते हैं। आमिर कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है क्योंकि आमिर को फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी तरह आती थी। रोलैंड उसे भी अपनी टीम में रख लेता है। अब टीम में थे रोलैंड, आमिर, मिगल, लुइस और इनके साथ साथ प्रोफेसर भी। टीम का काम था 1000 मीटर गहराई तक खुदाई करना ताकि प्रोफेसर अपने सैंपल्स निकाल सके। कई दिन बीत जाते हैं और आखिरकार खुदाई पूरी हो जाती है। अब ये सभी लोग नीचे उतरते हैं। प्रोफेसर वहाँ एक डिवाइस लगाता है और रोलैंड को ब्लास्ट करने का आदेश देता है। जैसे ही ब्लास्ट होता है नीचे एक रास्ता बन जाता है। एक एक करके सब लोग उस रास्ते से अंदर जाते हैं और जो चीज़ वो देखते हैं उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कोई नेचुरल गुफा नहीं थी, बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई एक पुरानी टनल थी। रोलैंड सबको याद दिलाता है कि यही वो माइन है जिसे सालों पहले गैस ब्लास्ट की वजह से सील कर दिया गया था और उस वक्त जो मजदूर अंदर काम कर रहे थे उनका आज तक कोई पता नहीं चला था। अब यहीं से कहानी असली हॉरर की तरफ बढ़ने लगती है। रोलैंड नोटिस करता है कि प्रोफेसर अचानक गायब है। वह अपनी टीम को दो हिस्सों में बांट देता है। पहली टीम रोलैंड और मिगल, दूसरी टीम आमिर, लुइस और सेंटनी। आमिर और उसकी टीम को चलते चलते एक कंकाल मिलता है। लुइस उसके पास से एक अजीब सी पत्थर की चीज़ उठा लेता है। आमिर देखता है कि कंकाल की सारी उंगलियां कटी हुई है। दीवार पर लिखा होता है, उसने ये डिजर्व नहीं किया, लेकिन वो अंधेरे से जरूर लौटेगा। इधर रोलैंड को प्रोफेसर मिल जाता है। प्रोफेसर उत्साहित होकर उसे बताता है कि यह जगह कोई आम माइन नहीं बल्कि बहुत पुरानी सभ्यता द्वारा बनाई गई है। और रोलैंड को दीवार में एक होल बनाने के लिए कहता है। ब्लास्ट के बाद सभी लोग अंदर जाते हैं और वहाँ उन्हें बड़े बड़े पत्थरों के पिलर, अजीब चिन्ह और कई कंकाल दिखाई देते हैं। इन्हीं पिलर के बीच एक भारी भरकम ताबूत रखा हुआ था। प्रोफेसर उसे देखकर कहता है, यही वो चीज़ जिसके बारे में मुझे यकीन था। वह ताबूत की फोटो लेने लगता है, लेकिन तभी ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। अफरा तफरी में सेंटनी का पैर पूरी तरह टूट जाता है और बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। अब रोलैंड सबको समझाता है, घबराओ मत, जरूर किसी ने बाहर हमारी आवाज़ सुनी होगी। लेकिन पोलो कह देता है, तुम्हें पता भी है जब हम अंदर आए थे बाहर सब लोग जा चुके थे। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। रोलैंड को अब शक हो जाता है कि यह सब शायद प्रोफेसर की चाल है। वह प्रोफेसर पर गुस्सा करता है, लेकिन बाकी लोग उसे शांत कर देते हैं। वह सेंटनी के पैर पर पट्टी बांधते हैं और बाहर निकलने का रास्ता खोलने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान आमिर को दीवार में एक क्रैक दिखता है। वह उसे चेक करने जाता है। तभी वहाँ पोलो और लुइस पहले से मौजूद होते हैं। दोनों ताबूत खोलने की कोशिश कर रहे थे। आमिर डरते हुए कहता है, पागल हो गए हो,
इसे मत छुओ, लेकिन वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते। फिर आमिर की नज़र लुइस की जैकेट पर पड़ती है। उसमें वही पत्थर था जो उसने कंकाल के पास से उठाया था। आमिर समझ जाता है कि यही उस ताबूत की चाबी है। वो डरते डरते उस ताबूत पर लगाता है और ताबूत खुल जाता है। ताबूत के अंदर चमचमाते हीरे भरे हुए थे। लुइस और पोलो की आंखें लालच से चमक उठती। वो जल्दी जल्दी हीरे अपने जेब में भरने लगते हैं और आमिर को धमकाते हैं कि यह राज किसी को मत बताना। आमिर मजबूरी में चुप हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ताबूत में सिर्फ हीरे ही नहीं थे, अंदर कैद था वही क्रिएचर जिसे हमने शुरुआत में हाथ की शक्ल में देखा था। कुछ देर बाद पोलो और लुइस रोलैंड के पास आते हैं। वो कुछ बताने ही वाले होते हैं कि अचानक पीछे से अंधेरे में से वो क्रिएचर बाहर आता है। उसकी आंखें लाल थी और नाखून तलवार जैसे लंबे। वह सीधे पोलो पर झपटता है और उसे अंधेरे में खींच कर ले जाता है। बाकी सब लोग उसके पीछे भागते हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर उन्हें पोलो की बिना सिर वाली लाश मिलती है। यह देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिगल गुस्से में प्रोफेसर पर चिल्लाता है, तेरी वजह से ये सब हुआ है, तू हमें यहाँ मौत के मुंह में लाया है। रोलैंड उसे शांत करता है। प्रोफेसर अब सबको उस क्रिएचर की सच्चाई बताता है। वो कहता है, ये लाखों साल पुरानी सभ्यता का कैद किया हुआ प्राणी है। वो लोग इसे ताबूत में बंद रखते थे और इसके लिए बलि दिया करते थे। जब तक बलि मिलती रहती ये बाहर नहीं निकलता, लेकिन जब बलि देने के लिए लोग नहीं बचे तो उन्होंने इस ताबूत को हमेशा के लिए बंद कर दिया। सब लोग ये सुनकर सुन रह जाते हैं। अब सबको सेंटिनी की याद आती है। वो भागते हुए उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन क्रिएचर पहले ही वहां पहुंच चुका था। रोलैंड और बाकी लोग जैसे ही अंदर जाते हैं, उनके सामने सफ़ेद रोशनी में क्रिएचर प्रकट होता है। वो अपने लंबे नाखूनों से सेंटिनी की पेट को चीर देता है। सेंटिनी वही दम तोड़ देता है और क्रिएचर अंधेरे में गायब हो जाता है। अब टीम पूरी तरह डर चुकी थी। सब लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की प्लानिंग करने लगते हैं। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। टीम के दो साथी पोलो और सेंटिनी मारे जा चुके थे। हर किसी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, लेकिन आमिर हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है, अगर ये जगह इंसानों ने बनाई है तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जरूर होगा। उसकी ये बात सुनकर प्रोफेसर को पिलर्स पर लिखे हुए पुराने टेक्स्ट याद आते हैं। वह उन्हें ध्यान से पढ़ने और ट्रांसलेट करने लगता है। उसमें लिखा था, पहले बाईं ओर जाओ, फिर दाईं ओर, तभी रास्ता खुलेगा। सभी लोग इन डायरेक्शन को फॉलो करते हैं और धीरे धीरे चलते हुए एक अजीब जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ कई लोहे के पिंजड़े बने हुए थे और हर पिंजड़े में ढेरों कंकाल पड़े थे। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रोफेसर गंभीर आवाज में कहता है, यह असल में सैक्रिफाइस पिट्स है। जिन लोगों को बलि के लिए चुना जाता था उन्हें इन पिंजड़ों में बंद कर दिया जाता था। अगर वे बचकर निकल जाते तो उनकी बलि दे दी जाती थी, लेकिन अगर वो माना करते या भागने की कोशिश करते तो इन पिंजड़ों से कभी लौट नहीं पाते। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस दौरान प्रोफेसर को पास की एक दीवार पर और टेक्स्ट दिखाई देता है। वह पढ़कर बताता है कि उस क्रिएचर का नाम है मार्कनर्थ, जिसका मतलब होता है द सोल ईटर, यानी रूह को खाने वाला। प्रोफेसर आगे कहता है, उस सभ्यता के लोग मानते थे कि इस क्रिएचर को खुद भगवान ने स्वर्ग से भेजा है, इसलिए वो इसकी पूजा भी करते थे। लेकिन पूजा का मतलब था हर साल मास्टर सेक्रीफाइस देना। सभी लोग अब और भी डर जाते हैं। उन्हें समझ आ चुका था कि ये क्रिएचर कोई साधारण दानव नहीं, बल्कि एक प्राचीन और खतरनाक ताकत है। अब सभी वापस पिलर के पास लौटते हैं। वहाँ जमीन पर खून फैला हुआ था। प्रोफेसर और अमीर एक दरवाजे तक पहुँचते हैं। प्रोफेसर उसमें एक लीवर खींचता है और दरवाज़ा अचानक बंद हो जाता है। अमीर घबरा कर पूछता है, ये क्या किया तुमने? प्रोफेसर ठंडी आवाज़ में कहता है, रोलैंड और बाकी लोग मुझे बाहर निकलने के बाद मार देते, इसलिए मैंने उन्हें अंदर लॉक कर दिया है। अब वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। अमीर यह सुनकर हैरान रह जाता है। उसे अब समझ आता है कि प्रोफेसर शुरू से ही किसी सीक्रेट मिशन पर था और मजदूरों की जान उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। इधर दूसरी तरफ रोलैंड, मिगल और लुइस दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी नज़र दीवार और टेक्स्ट पर पड़ती है। उसमें लिखा था, ऐसे 9 और क्रिएचर इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ताबूत के अंदर कैद हैं। उन्हें आज़ाद करने के लिए मास्टर सेक्रीफाइस की ज़रूरत होगी, यानी मार्कनर्थ अकेला नहीं था दुनिया में, ऐसे 9 और सोल ईटर्स मौजूद थे। तभी प्रोफेसर के सामने अचानक वही क्रिएचर आ जाता है। प्रोफेसर डरता नहीं बल्कि मुस्कुरा कर कहता है, तुम सबसे महान हो, सबसे ताकतवर, मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। वह उसे भगवान की तरह ट्रीट करने लगता है, लेकिन क्रिएचर उसकी इस चालाकी को समझ जाता है। वह प्रोफेसर को कसकर गले लगाता है और फिर उसकी जान ले लेता है। अब टीम पूरी तरह अकेली रह जाती है। दोस्तों, प्रोफेसर की मौत के बाद अब टीम के पास कोई गाइड नहीं बचा था। रोलैंड, आमिर, लुइस और मिगल चारों मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन हर कदम पर मार्कनर्थ यानी वो दानव उनका पीछा कर रहा था। एक लंबे अंधेरे टनल से गुजरते हुए अचानक क्रिएचर उनके सामने आ जाता है। सब भागने लगते हैं, लेकिन मिगल थोड़ी देर से दौड़ता है। दानव उस पर झपटता है और उसे पकड़ लेता है। मिगल चीखता है, भागो, मुझे छोड़ दो। मैं उसे रोकता हूँ। रोलैंड और अमीर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रिएचर मिगल को हवा में उठाता है और उसकी बॉडी को दीवार पर पटक पटक कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह देखकर बाकी तीनों की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन उनके पास रुकने का वक्त नहीं था।
आगे बढ़ते हुए वो एक पुराने हॉल में पहुंचते हैं। वो चारों ओर अजीब चिन्ह और ताबूत रखे हुए थे। आमिर कहता है ये वही 9 ताबूत होंगे जिनमें बाकी क्रिएचर कैद है। रोलैंड तुरंत समझ आता है कि अगर इन ताबूतों को कभी खोला गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब रोलैंड एक प्लान बनाता है। वह कहता है हमें इसे पूरे स्ट्रक्चर को उड़ाना होगा, तभी ये राक्षस और बाकी ताबूत हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तभी आमिर को दीवार पर एक गुप्त टेक्स्ट नजर आता है। उसमें लिखा था सूरज की पहली किरण जहाँ पड़े वहीं से बाहर जाने का रास्ता खुलता है। यह बात सुनकर लुइस कहता है मतलब हमें सूरज की रोशनी वाले हिस्से तक पहुंचना होगा। तीनों जैसे उस दिशा में भागते हैं, क्रिएचर फिर सामने आ जाता है। वह रोलैंड पर झपटता है, लेकिन रोलैंड हिम्मत दिखाते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है। रोलैंड चिल्लाता है तू अमर होगा, लेकिन मैं इंसान हूँ और इंसान कभी हार नहीं मानता। वह क्रिएचर को चकमा देकर उसके सीने में तेज लोहे की छड़ घोंप देता है। तानो जोर जोर से दहाड़ने लगता है और उसे दीवार पर पटक देता है। आमिर और लुइस किसी तरह रोलैंड को बचाकर खींच लेते हैं। तीनों आखिरकार उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से हल्की सी सूरज की रोशनी आ रही थी। रोलैंड अपनी जेब से डायनामाइट निकालता है और कहता है तुम दोनों भागो, मैं इसे यहीं खत्म करूंगा। आमिर और लुइस रोते हुए माना करते हैं, लेकिन रोलैंड जीत पकड़ लेता है। वह डायनामाइट जलाकर पूरे हॉल के बीच फेंकता है और खुद क्रिएचर से भिड़ जाता है। आमिर और लुइस तेजी से बाहर की ओर भागते हैं। पीछे से एक भयानक धमाका होता है। पूरा मंदिर हिल जाता है और पत्थर के मलबे में क्रिएचर हमेशा के लिए दफन हो जाता है। सुबह की रोशनी में आमिर और लुइस बाहर निकल आते हैं। दोनों की आंखों में आंसू थे। रोलैंड और बाकी साथियों की कुर्बानी उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। आमिर आसमान की ओर देखकर कहता है इंसानियत की जीत हमेशा होती है, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो। और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको यह फिल्म एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। और इस चैनल की पहली वीडियो है इसलिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें ताकि अगली वीडियो जल्द ला सके। जय हिंद।